हाय, दिस इज निशांत चौहान फ्रॉम संकल्प एकेडमी। आज से हम एनसीईआरटी धमाका सीरीज का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर हमारा 11th लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने थ्योरी और साथ साथ एग्जाम्पल्स भी आपने डिस्कस करी। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटेंस की। बेसिक वन बाय वन आपकी हर लाइन को एक्सप्लेन किया जाएगा, आप देखते चलें। देखिए यहाँ से, in chapters 6 and 8, class 11th, the notion of potential energy was introduced. When an external force does work in taking a body from a point to another point against a force like spring force or gravitational force, that work gets stored as potential energy of the body. क्या कंडीशन है? 11th क्लास में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि बेसिकली एक टर्म पढ़ी पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते थे हम कि जब भी हम किसी एक्सटर्नल फोर्स को किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं और किसी अगर उस बॉडी पर कोई फोर्स पहले से एग्जिस्ट है, उसके अगेंस्ट में कोई वर्क डन कराते हैं, तो वो वर्क डन उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क इन टेकिंग ए बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट ए फोर्स लाइक स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए हमने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर दी और साथ साथ आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर दी क्लास 11th में। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव, जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं, द बॉडी मूव्स, बॉडी मूव करेगी, गेनिंग काइनेटिक एनर्जी एंड लॉसिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर बॉडी एक टाइप की एनर्जी को लॉस करेगी, सपोज करो रेस्ट में पोटेंशियल एनर्जी है, अब ये अगर मूवमेंट में आ रहा है, अगर ये मूवमेंट में आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहा होगा? लॉस कर रहा होगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी को लॉस होगा तो दूसरी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि होल सिस्टम के लिए एनर्जी कंजर्व रहती है आपकी, ठीक है। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज दस कंजर्व। तो आपका जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। फोर्सेस ऑफ दिस काइंड्स आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस, और ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपके सारे क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है। कुलाम फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। कुलाम फोर्स भी कैसा है? आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग सिंस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी ऑन डिस्टेंस एंड डिफर मेनली इन प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स। आप देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें या फिर हम कुलाम्स लॉ की बात करें, दोनों कंडीशन में इनवर्स स्क्वायर लॉ की डिपेंडेंसी है। कॉन्स्टेंट्स जो है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स दोनों के अलग हैं। एक कंडीशन में मासेस की बात होती है, दूसरी कंडीशन में चार्जेस की बात होती है। मेनली डिफरेंट प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स, द मासेस इन द ग्रेविटेशन लॉ आर रिप्लेस्ड बाय चार्जेस इन कुलाम्स लॉ। तो मास जो होते हैं ग्रेविटेशन लॉ में, उसे किससे रिप्लेस कर देते हैं हम? चार्ज से। दस, like the potential energy of a mass in a gravitational field, we can define electrostatic potential energy of a charge in an electrostatic field. जिस तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल की केस में निकाली थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसी तरीके से हम कहाँ पे भी निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इन आपका इस तरीके से हो जाएगा, इन ऑल द फोर्सेस विच वन इज नॉट कंजर्वेटिव। चार ऑप्शन दे देगा तो आपको पता होना चाहिए। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और साथ साथ कुलाम्स फोर्स भी कैसा होता है? आपका कंजर्वेटिव नेचर का होता है आपका, ठीक है। नाउ कंसीडर एन, अब हम कैलकुलेट करेंगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फिगरेशन। देखिए, हम इसने जो अभी इस ऊपर की थ्योरी में समझाया आपको, उसमें मेनली एक चीज बताई क्या, कि जब भी आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो उस सिचुएशन में आप फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे थे। सपोज फोर्स इस डायरेक्शन में है तो आप किसी बॉडी को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराते हैं, और डिस्प्लेस करा के जो भी वर्क डन होता है वही वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है। सेम एज आप स्प्रिंग वाले केस में अगर बात करें, तो स्प्रिंग वाले केस में भी स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कराने पर वर्क डन मिल रहा था। इसी तरह से जब हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले केस में बात करेंगे, तो यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कराने पर आपको क्या एग्जिस्ट करेगा? वर्क डन। तो हमने क्या करा, कंसीडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फिगरेशन। फर्स्ट, फॉर सिंप्लिसिटी, कंसीडर द फील्ड ई ड्यू टू ए चार्ज कैपिटल Q placed at the origin. Now imagine that we bring a test charge Q from a point capital R to a point P against the repulsive force on it due to charge Q. तो देखिए ध्यान से, ये एक पॉजिटिव Q चार्ज कंसिडर करा। अब हमने क्या करा, इसके पास में एक अनदर पॉजिटिव Q चार्ज R पॉइंट से P पॉइंट तक लेके आएंगे। कहाँ से? R पॉइंट से
पी पॉइंट तक लेके आएंगे। अच्छा देखो, चूंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस रिपल्शन से बचने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट को क्या कराना पड़ेगा, डिस्प्लेस कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से वहां पर वर्क डन एग्जिस्ट होगा, और वही वर्क डन सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। अब कंडीशन ये है कि जो आप प्लस क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो इस चार्ज के इफेक्ट को ख़त्म करे या इसे रिपेल करे ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर ये क्या हो, बहुत कम चार्ज हो जो इसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। देखिए यहाँ से दिस विल हैपन इफ क्यू एंड क्यू आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, और रिपल्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज कैसे हो, नेगेटिव हो। फॉर डेफिनेटनेस लेट अस टेक q q ग्रेटर देन जीरो, और हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, दोनों को पॉजिटिव लेते चल रहे हैं, इसलिए दोनों की वैल्यू है जीरो से ज़्यादा है। टू रिमार्क्स में बी मेड हेयर, यहाँ पर दो रिमार्क्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, पहला क्या, वी एज्यूम दैट द टेस्ट चार्ज q इज स्मॉल, जो हम टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं वो क्या है, स्मॉल है। दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, और ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। नेमली द चार्ज कैपिटल Q एट द ओरिजिन, और एल्स वी कीप Q फिक्स्ड एट द ओरिजिन बाय सम अनस्पेसिफाइड फोर्स। सेकंड, ये तो कंडीशन क्या हो गई, ये तो आ गया आपका पहली कंडीशन क्या, आपने क्या दिया कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है जिसकी वजह से इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। सेकंड क्या, इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम R to P वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल जस्ट इनफ टू काउंटर द रिपल्सिव फोर्स FE। देखो, इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इस पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, उसे क्या बोल दिया गया है, FE बोल दिया गया है। तो इस FE को काउंटर करने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स इस FE के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इस FE के कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स चार्ज कैपिटल Q। तो उस सिचुएशन में F एक्सटर्नल कितना आ गया आपका, माइनस FE आ गया। दिस मीन्स देयर इज नो नेट फोर्स ऑन और एक्सेलेरेशन ऑफ द चार्ज Q व्हेन इट इज ब्राउट फ्रॉम R to P। इसका मतलब क्या हो गया कि R से P ले जाने पर कोई भी नेट फोर्स नहीं होगा। इसके अलावा क्या लिखा है, दैट इज इट इज ब्राउट विद इनफाइनेटली स्लो कांस्टेंट स्पीड, और ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इस तरफ चलेगा, स्पीड बहुत कम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। In this situation, work done by the external force is negative of the work done by the electric force। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया आपका, आपका 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया आपका, 180 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है, F वेक्टर डॉट जो डिस्प्लेसमेंट है dx वेक्टर, जब इसे ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, F dx cos थीटा। थीटा कितना है, 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये कितना हो जाएगा वर्क डन, माइनस एफ डी एक्स। बुक में डी एक्स ना लेके डी आर ले रखा है, क्या ले रखा है, डी आर ले रखा है। तो हम देख सकते हैं टोटल वर्क डन निकालने के लिए आर से पी में लिमिट ली हमने कहाँ से, आर से लेके पी तक की, एफ एक्सटर्नल डॉट टी आर वेक्टर, और ये कैसा आ गया आपका, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जब कॉस 180 होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। दस दिस वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, और यही वर्क डन आपका किसकी तरह स्टोर हो जाएगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। एट एवरी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ए पार्टिकल विद चार्ज Q possesses a certain electrostatic potential energy. This work done increasing its potential energy by an amount equal to potential energy difference between points R and P। कंडीशन क्या कहती है, ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर चार्ज Q के थ्रू कोई ना कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट करता ही करता है, और उसके साथ साथ आपने ये वर्क डन भी करा दिया, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना रहेगा आपका, डेल्टा यू मान लेते हैं, पी और आर से पी लेके गए तो डेल्टा पी माइनस डेल्टा आर, फाइनल माइनस इनिशियल, और वही किसके इक्वल होगी, आपकी वर्क डन के इक्वल होगी। नोट हियर दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज एन अपोजिट सेंस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड हैज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में किसके, फोर्स के, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो वर्क डन एग्जिस्ट करा है वो कैसा है आपका, नेगेटिव, और वो कितना, दैट इज माइनस डब्ल्यू आर पी। Therefore, we can define electric potential energy difference between 2 points as the work required to be done by external force in moving charge Q from one point to another, और इलेक्ट्रिक फील्ड और an arbitrary charge configuration। तो हमने सीधे सीधे क्या बोल दिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच का,
वो कैसे होगा, एज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, जो भी वर्क डन रिक्वायर्ड है किसके थ्रू, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, और वही वर्क डन आपका चाहे किसी आर्बिट्रेरी चार्ज के लिए हो, चाहे कंप्लीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो किसी एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कमेंट्स मे बी मेड एट दिस स्टेज, दो मेन कमेंट्स हैं, पढ़ते हैं एक एक करके। द राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2.2, ये आपकी इक्वेशन साइड 2.2 है, इसकी जो राइट साइड है डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द चार्ज। तो जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे उसमें डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। इट मीन्स दैट द वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड in moving a charge from one point to another depends only on the initial and the final points and is independent to the path taken to go from one point to another। तो सीधे सीधे बोल दिया, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पी पॉइंट पर और आर पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो भी किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। और जब वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा तो उस सिचुएशन में वो क्या रहेगा, पाथ से इंडिपेंडेंट रहेगा। पाथ से कैसा रहेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। दिस इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स, और यही क्या है आपकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स की। दैट मीन्स अगर आपसे पूछे कि कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि उस फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट रहता है, वो केवल किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वुड नॉट बी मीनिंगफुल इफ द वर्क प्ले डिपेंड्स ऑन द पाथ। अगर वर्क पाथ पे डिपेंड कर गया तो वो कंसेप्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी का वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा। द पाथ इंडिपेंडेंसी ऑफ द वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन बी प्रूव्ड यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ। और ये जो पाथ की जो इंडिपेंडेंसी है ये किसके थ्रू प्रूव हो सकती है, कूलम्ब्स लॉ के थ्रू। वी ओमिट दिस एयर, यहाँ पर प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है हमें। नाउ आगे आते हैं, सेकंड जो कमेंट है वो क्या है, इक्वेशन 2.2 डिफाइंस, वही आपकी इक्वेशन यूपी माइनस यू आर इक्वल्स टू डब्ल्यू आर पी डिफाइंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द फिजिकली मीनिंगफुल क्वांटिटी वर्क। और जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है उस इक्वेशन के थ्रू वो किसके टर्म्स में हमने बताया, एक फिजिकली मीनिंगफुल क्वांटिटी, और वो क्या है क्वांटिटी, वर्क के टर्म्स में। क्लियरली पोटेंशियल एनर्जी सो डिफाइंड इज अनडिटरमाइंड टू विद इन एन एडिटिव कॉन्स्टेंट्स। what this means is that the actual value of potential energy is not physically significant। जो potential energy की actual value है वो significant नहीं है, it is only the difference of potential energy that is significant। ये क्या है, केवल potential energy का difference है जो क्या है आपका अपने आप में significant है। we can always add an arbitrary constant alpha to potential energy at every point। तो हम यहाँ क्या कंसिडर करेंगे, एक arbitrary constant कंसिडर करेंगे अल्फा। सिंस दिस विल नॉट चेंज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो हमने वो कांस्टेंट ऐड कर दिया, यूपी में भी अल्फा ऐड कर दिया, यू आर में भी। अगर मैं इस डिफरेंस को ब्रैकेट्स को ओपन करूं तो अल्फा अल्फा कैंसिल कर देगा, दैट मीन्स वो किसी भी तरीके का उसमें कोई चेंज नहीं करने वाला। पुट इट डिफरेंटली, देयर इज अ फ्रीडम इन चूजिंग द पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ये आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर पोटेंशियल, वो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, जीरो। ए कन्वीनियंट चूज इज टू हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट इनफाइनाइट। और जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जीरो होती है, इनफाइनाइट पर। विद दिस चॉइस इफ वी टेक द पॉइंट आर एट इनफाइनाइट, तो जो पहला पॉइंट था जहाँ से हम चार्ज को लेके आ रहे थे, अगर हम उसे इनफाइनाइट पर कंसिडर कर लें तो जो डब्लू होगा इनफाइनाइट से लेके पी तक का वो किसके इक्वल होगा, यूपी माइनस यू इनफाइनाइट, पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनफाइनाइट पे, और वही किसके इक्वल हो जाएगी, इनफाइनाइट पे तो जीरो हो जाएगी, तो किसके इक्वल हो जाएगी, यूपी के इक्वल हो जाएगी। नाउ सिंस द पॉइंट पी इज आर्बिट्रेरी, पी पॉइंट क्या है, आर्बिट्रेरी है। Equation 2.3 provides us with a definition of potential energy of a charge q at any point। Potential, अब देखो क्या definition मिलेगी, potential energy of a charge q at any point is the work done by the external force in bringing the charge q from infinite to that point। infinite से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके आने में जो भी वर्क डन आपका एग्जिस्ट करेगा वही सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। और वही उस सिचुएशन में जो आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो वो पोटेंशियल ना कहला के पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। ये सॉरी पोटेंशियल कंडीशन है, वो पोटेंशियल कहलाएगा कहाँ, जब आप इनफाइनाइट से लेके आएंगे। तो ये इस तरीके से कंडीशंस हुई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो बनाई है, चैप्टर की स्टार्टिंग है, फिर हम धीरे धीरे इसे एक्सप्लेन करते हुए चलते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।